कितने लोग जानते हैं नेशनल इनकम के बारे में? नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। तो नेशनल इनकम में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, पर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या चीज़ पढ़ना है, उसके बाद हम एक एक करके यहाँ पे चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नेशनल इनकम में हम लोग पहले देखेंगे कि क्या होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग साधन लागत। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं बाजार मूल्य। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, जीडीपी। तो डोमेस्टिक यानी घरेलू। घरेलू का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल, कि नेशनल का मतलब क्या होता है, यानी राष्ट्रीय। इसके बाद हम देखेंगे नेट। किसी भी चीज़ को शुद्ध करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग डिप्रेशिएशन के बारे में। डिप्रेशिएशन को क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास या ह्रास। मूल्य ह्रास देखेंगे। इतना चीज़ हम लोग को अभी देखेंगे बेसिक्स, ठीक है ना। इतना चीज़ हम लोग को बेसिक्स देखना है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, उसके बाद नेशनल क्या होता है, शुद्ध क्या होता है, और डिप्रेशिएशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर हम लोग देखेंगे जीडीपी। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सब फिर बात करेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है ना। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बाद हम देखेंगे एनडीपी, सॉरी एनडीपी नहीं, जीएनपी। जीएनपी, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर हम देखेंगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस। उसके बाद हम देखेंगे एनडीपी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। फिर हम देखेंगे उसके बाद एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बाद हम देखेंगे एनएनपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। उसके बाद हम बात करेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। और इसी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम बोलते हैं नेशनल, किसी भी देश का नेशनल इनकम। ठीक है ना। हम लोग ऐसे भी आ सकते हैं, चाहे ऐसे भी आ सकते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे हम देखेंगे, पहले इसीलिए मैंने बात किया था यहाँ पे कि यहाँ बात पता चले कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, तो चीज़ें यहाँ पर आसान होगी समझने में। कोई दिक्कत यहाँ पर लिखना है, आप लोग सब लोग लिख लिए सब, इसको भी लिख लेंगे एक बार। इसका हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बहुत गर्मी है भाई। तो इतना हम लोग को चीज़ें अच्छा, ऐसा नहीं कि अभी इतना ही है नेशनल इनकम, अभी बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ना है। जैसे रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, फिर हम लोग डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, ठीक है ना। इन सारा चीज़ों के बारे में। फिर राष्ट्रीय आय मापने की विधि कौन कौन सी है, आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, वो कैसे निकाला जाता है, लगभग सारी चीज़ों के बारे में हम लेकर करके देख। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आज हम लोग देखेंगे। इतना कोई दिक्कत समझने में, शुरू किया जाए।
ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा फैक्टर कॉस्ट के बारे में। एकदम अच्छे से समझना है चीज़ों को कि फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं साधन लागत, या कहीं इसको देता है उत्पादन लागत भी दे सकता है, ठीक है ना। साधन लागत दो चाहे उत्पादन लागत दे, फैक्टर कॉस्ट। और एक होता है यहाँ पर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस जिसको बोलते हैं बाजार मूल्य। बाजार मूल्य अब थोड़ा देखेंगे। मैंने बताया था शुरू में जब क्लास को कि उत्पादन, जो भी चीज़ों को अगर हम लोग कोई भी चीज़ उत्पादित करेंगे, किसी वस्तु का अगर हम लोग उत्पादन करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए हम लोग के। उसमें मैंने बात किया था उत्पादन के साधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने बात किया था ना। क्या क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? लैंड, कैपिटल, लेबर और इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? उद्यमशीलता, यानी उसका मतलब है केवल लाभ। उसका मतलब यही ना भाई, कोई भी बिजनेस क्यों करेगा? लाभ कमाने के लिए ही करेगा कोई भी बिजनेस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब वही होता है उत्पादन लागत। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? उत्पादन लागत। लेकिन एक बात यहाँ पे समझना है कि फिर ये कैसे निकाला जाए, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाएगा, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। या इस साधन लागत दे हिंदी में या उत्पादन लागत दे, बात बराबर है। अब यहाँ बोला ही कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी वस्तु का हम लोगों ने उत्पादन किया, किसी वस्तु का हम लोगों ने उत्पादन किया, उसका मूल्य है टोटल 20 रुपीज़। टोटल का मूल्य कितना है? 20 रुपीज़। ये 20 रुपीज़ वैसे है जो केवल किसी वस्तु को उत्पादित किया गया किसी कंपनी में। इसमें है कि भाई जो उत्पादन किया गया है उसमें रेंट लगा होगा, जो लोग काम करने को मजदूरों की मजदूरी लगी होगी, है ना। लाभ है, अभी जो भी आदमी, अगर मैं किसी वस्तु को उत्पादन करूं तो मैं लाभ लूंगा ही, कुछ थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ। ये सारा चीज़ है, ये अभी मार्केट में नहीं गया है बिकने, अभी केवल एक कंपनी में बनकर तैयार हुआ है। तो क्या इसको हम लोग मार्केट प्राइस बोलेंगे? इसको हम लोग मार्केट प्राइस नहीं बोलेंगे। मार्केट प्राइस कब बोलेंगे? जब यह कंपनी से निकलकर बाहर आएगी, ठीक है। हो सकता है कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस पर टैक्स लगा दी। सरकार ने इस पर टैक्स लगा दी। कैसा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स लगा दी सरकार। मान लेते हैं कि 5 रुपया सरकार ने इस पर टैक्स लगा दी। अब टोटल कितना हो गया? 25 रुपया। अब ये जो 25 रुपया है ये होता है मार्केट प्राइस, होता है ना मार्केट प्राइस, क्योंकि अब ये हम लोग खरीदने के लायक हो गए, हम लोग अब खरीदेंगे इसको। लेकिन हो सकता है कि सरकार इस पर हम लोग को सब्सिडी भी दे देगी। सब्सिडी, सब्सिडी क्यों देगी? सरकार को अगर लगेगा कि भाई जो वस्तु का मूल्य निर्धारित किया गया है उतने जो आम आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पैसा, हो जाए सरकार सब्सिडी दे दे। मान लेते हैं कि सरकार इस पर बोली कि मैं 3 रुपया सब्सिडी दूंगी, तो सरकार इस पर सब्सिडी देगी, 3 रुपया माइनस होगा, अब कितना हो गया? टोटल 22 रुपये। तो ये भी हो गया मार्केट प्राइस। यानी 2 मार्केट प्राइस निकला। एक मार्केट प्राइस तब निकला कि जब सरकार उस वस्तु पर सब्सिडी नहीं दे रही है, ठीक है, और दूसरी तब निकला कि जब सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि सरकार किसी भी वस्तु पे तब सब्सिडी देगी जब उस पर वस्तु पहले टैक्स लगाएगी, उसके बाद सरकार सब्सिडी देगी। ऐसा नहीं कि अगर ये 20 रुपया पर सरकार तुरंत सब्सिडी दे देगी तो लॉस हो जाएगा। वो लागत है 20 रुपया और सरकार इसी पे सब्सिडी दे दी 4 रुपया मान लेते हैं, या 5 रुपया सरकार दे दी, तो 15 रुपया हो गया। लॉस तो यहीं पे हो गया उसको। तो सरकार पहले किसी वस्तु पे टैक्स लगाती है, उसके बाद उस पर सब्सिडी देती है। किसी कोई डाउट समझने में यहाँ तक? तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल बात करूँ, यहाँ पर मैं सिंपल बात करूँ कि मार्केट प्राइस यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो मार्केट प्राइस बराबर क्या हो सकता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है, आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में लिख रहा हूँ, और माइनस सब्सिडी माइनस सब्सिडी। ये हो गया हम लोग का मार्केट प्राइस। किसी को डाउट समझने में? अगर कोई पूछ रहा है, अगर ऑप्शन में अगर ऐसे दे दिया ऑप्शन में कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी नहीं दिया है, फिर वो भी सही है। किसी को डाउट? अगर मैं यहीं पे फैक्टर कॉस्ट निकाल दूं, अगर मैं यहीं पर फैक्टर कॉस्ट निकाल दूं तो क्या हो सकता है? मार्केट प्राइस होगा ना, मार्केट प्राइस माइनस क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। इसको लिख लेंगे पूरा आप, इनडायरेक्ट टैक्स, अब प्लस
सब्सिडी। तो हो गया क्या, फैक्टर कॉस्ट। यहां तक किसी को डाउट है समझने में कि मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस का सिंपल समझिएगा, मार्केट प्राइस का फैक्टर कॉस्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में इनिशियल वैल्यू कितनी लग रही है, उसमें इस कलम को बनाने में कितना कॉस्ट आया कंपनी का, उसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। लेकिन बात ध्यान रखेंगे, इस कलम को बनाने में जो कीमत लगेगी उसकी रॉ मटेरियल होगी, जहाँ पे बनेगा उसका रेंट भी लगेगा, लेबर की मजदूरी भी दिलाएगी, इन सारे के सारे चीज़ होगा। उसके बाद अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखेगा भी एंटरप्रेन्योर, क्योंकि बिजनेस कर रहा है, उसको प्रॉफिट चाहिए भी चाहिए। इस सब होने के बाद फिर सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। तो जैसे ही सरकार उस किसी वस्तु पर टैक्स लगाई वो हो गया मार्केट प्राइस, और जिस वस्तु पर सरकार टैक्स नहीं लगाई वो हो गया फैक्टर कॉस्ट। तो सारा गेम क्या है? टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा गेम है। सब्सिडी का मतलब ये होता है सिंपल, सब्सिडी के देखिए दो तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे सब्सिडी को। एक तो देखेंगे सब्सिडी का सिंपल मतलब, अगर ऐसे बोला जाए सब्सिडी का मतलब अगर, तो आम आदमी की सहूलियत के लिए, और दूसरा हो सकता है क्या, वोट बैंक के लिए भी। सब्सिडी का बहुत बड़ा एक आजकल जो उपयोग किया जा रहा है एक हथियार के रूप में, वोट बैंक के लिए भी ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट। लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग वोट बैंक की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अगर पॉलिटी में बात होगी तो पक्का आएगा ही आएगा। एक बहुत बड़ा मतलब सब्सिडी का लोन माफ, ये क्या है? सरकार को लोन माफी से बहुत लॉस है, लेकिन सरकार लोन माफ कर रही है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को केवाईसी हुआ होगा, लोन माफ हो गया केवाईसी का, दिया ही नहीं किसी ने, सरकार कुछ नहीं करे क्योंकि वोट लेना है सरकार को, सरकार छोड़ दो सारा कामों को। तो यहाँ पे हम लोग को दो फॉर्मूला याद रखना है कि मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा और एक फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा। दो बात हो गया, लिख लिए सभी लोग, लिखिए इसको जल्दी। सब्सिडी देने से प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? सब्सिडी देने से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए कि सरकार 20 रुपये उत्पादन लागत है किसी वस्तु का, इस पर सरकार ने टैक्स रखा, कितना दाम होगा इसका, टोटल 25 रुपया। अब सरकार यहाँ पर सब्सिडी दी 3 रुपया, मान लेते हैं 3 रुपया सरकार, तो सामान बिकना कितना चाहिए मार्केट में, 25 का, लेकिन सरकार सामान बिक कितनी में रही है, 22 में, 3 रुपया लॉस है यहाँ पे। 3 रुपया किसको लॉस है? सरकार को लॉस है ना, क्योंकि 20 का 20 तो लेगा ही लेगा। हाँ, एक हो सकता है यहाँ पे, एक और कंडीशन हो सकता है कि सरकार यहाँ पर 5 रुपया 3 रुपया सब्सिडी न देकर यहाँ पर सरकार अगर 8 रुपया सब्सिडी दे रही है, मान लेते हैं 8 रुपया, अब दाम कितना हो जाएगा उसका, 17 रुपया हो जाएगा, यानी लागत से भी कम हो रहा है, लागत से भी कम हो रहा है। अब ये जो 3 रुपया का जो इसका लागत से कम हो रहा है, वह कंपनी सरकार अपना मैनेज करेगी। अब कंपनी से मैनेज करेगी, जैसे ही मैनेज करे सरकार, उसे कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, सरकार उससे मैनेज करेगी। एक और बात है ना, सरकार सब्सिडी ज़्यादा देती है, बस मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझाया हूँ कि थोड़ा कम सब्सिडी को लेकर, इससे उत्पादन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्पादन प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि सरकार सब्सिडी दी तो आम आदमी को प्रॉफिट हो रहा है ना उससे, हाँ, लेकिन अगर इससे कंप्रोमाइज होगा ये जो उसके उत्पादन लागत से, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन रहेगा। अगर कंपनी को लग रहा है कि सरकार इनडायरेक्टली रूप से उसको फायदा पहुंचा रही है तो वो कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। अगर लग रहा है उसको कि नहीं, इतना होने के बाद भी मेरे प्रोडक्शन पे मेरे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो नहीं करेगी ज़्यादा प्रोडक्शन। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है भारत में, आप लोग मिलाएंगे थोड़ा देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में टिक नहीं पाती है ज़्यादा दिन तक, केवल सरकार की इंटरफियर के चलते। भले ही सरकार मिक्स्ड इकोनॉमी भारत की है, लेकिन सरकार का प्रभाव ज़्यादा है उस पर, समझ में आ रहा है ना। बहुत सारी कंपनियां जो है आती है निकल लेती है बहुत जल्द, देखते हैं कि यहाँ पे मामला फिट नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए जो हम लोग के यहाँ जो लोग हैं वही लोग चला रहे हैं पूरे अच्छे से देश को, जैसे अपने अंबानी अडानी जी लोग हैं, ये लोग। ये हो गया। तो दो बात हम लोग समझे कि मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा और फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब हम लोग अगला बात करेंगे यहाँ से। एक मैंने बात किया है नेशनल, सॉरी डोमेस्टिक, पहले देखेंगे डोमेस्टिक। डोमेस्टिक इसका मतलब होता है क्या, घरेलू, और यहां पर एक होता है नेशनल। नेशनल इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा कोई बताएगा क्या, घरेलू और राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, बताइए।
चलिए एक और किसी को पता है डोमेस्टिक और नेशनल में, इधर आप लोगों में किसी को? चलिए आपको पता है डोमेस्टिक और नेशनल? चलिए वो भी बात सही है। और किसी को? नेशनल समझिएगा, बात समझिएगा, नेशनल का सिंपल मतलब ये होता है, नेशनल जहां पर भी नेशनल शब्द आएगा हमेशा उसका ताल्लुक केवल उस देश के सिटीजन से रखा जाएगा, ठीक है। और जहां भी डोमेस्टिक का मतलब आएगा वहां पर केवल हम लोग उत्पादन पर ध्यान देंगे कि उत्पादन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, उत्पादन कौन कर रहा है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, बस उस देश में उत्पादन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि भारत में किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि भारत में जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है वो केवल भारतीय लोग कर रहे होंगे, बहुत सारे विदेशी लोग भी आकर भारत में जॉब करते हैं, वो लोग भी इस देश के प्रोडक्शन में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं, है ना। तो बस उत्पादन होगा। जब जीडीपी की गणना हम लोग करेंगे, जीडीपी के बारे में बात करेंगे देश के, तो हम लोग जीडीपी का मतलब होता है कि उत्पादन कितना हुआ, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि उत्पादन में कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं जब हम लोग जीडीपी की गणना करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग जीएनपी की गणना करेंगे तो हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि जीडीपी, मान लो कि हम लोग का जीडीपी टोटल 100 रुपये की है जीडीपी, उसमें ध्यान देंगे कि भाई इस 100 रुपये में कितने लोग विदेशी लोग हैं जो काम किए हैं यहाँ पर। तो जो लोग काम किए होंगे उनका कुछ ना कुछ तो मेहताना होगा भाई, कुछ ना कुछ पैसा वो लोग कमाए होंगे ना। तो मान लो 100 रुपये में उन लोग 20 रुपये उन लोगों का मेहनत है, तो 20 रुपये को हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे, अब हम लोग कितना बच गया, 80 रुपया। लेकिन एक और बात, जिस तरह बाहर के लोग आकर भारत में काम कर रहे हैं उसी तरह तो भारत के लोग भी जाकर किसी न किसी अन्य देशों में काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं। तो वहां पर जब वहां की जीएनपी की गणना की जाएगी तो वहां के पैसों को भी भारत भगाया जाएगा, भारतीयों को वहां से। तो यहाँ के पैसों को माइनस करेंगे, जो विदेशी के पैसे होंगे यहाँ से माइनस करेंगे, और जो भारतीय पैसे वो आकर अपने जीडीपी में ऐड करेंगे। जो ऐड होकर जितना भी आएगा वो कहलाएगा जीएनपी। जीडीपी हमेशा हम लोग ध्यान देते हैं कि उत्पादन होनी चाहिए, बस जीडीपी में पूरा फोकस उत्पादन पर होता है। जीएनपी पे पूरा फोकस उस सृजन के बारे में बात किया था कि किस देश के नागरिक के द्वारा इसका उत्पादन किया गया है, कोई दिक्कत। और एनडीपी के बारे में हम बात करेंगे तो हमेशा देखेंगे शुद्ध कितना है। अब शुद्ध का मतलब हम बारे में बात करें, अभी यहाँ पर देखेंगे। जैसे घरेलू का सिंपल मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये कोई देश है, ये कोई देश है, तो इस देश में किसी न किसी वस्तु को उत्पादन होगा, इस देश में उत्पादन होगा ना, किसी न किसी का उत्पादन होगा। अब डोमेस्टिक में कहता है बात है कि भाई उत्पादन हो रही है, जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है, उत्पादन कैसे हो रही है, उत्पादन किसके द्वारा हो रही है। यहाँ पे बोलता है कि उत्पादन कहाँ हो रही है, उत्पादन कहाँ हो रही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या है? ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। उत्पादन कहाँ हो रही, सॉरी उल्टा हो गया, उत्पादन कहाँ हो रही है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उत्पादन कहाँ हो रही है ये महत्वपूर्ण है। उत्पादन में कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं, कौन कौन से लोग कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है। कोई दिक्कत समझने में? ये अगर इसमें कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए पहले। डोमेस्टिक में मैंने सिंपल बोला है, घरेलू में कि केवल पूरा फोकस हम लोग को उत्पादन पर होनी चाहिए, उत्पादन कितना हुआ। अब जीडीपी की हम लोग जब परिभाषा लिखेंगे भाई फिनिश गुड होगा, एक फाइनेंशियल ईयर में होगा, किसी देश के बाउंडिंग में, वो अलग ही बात है। अभी पूरा मैं बात कर रहा हूं कि डोमेस्टिक का सिंपल मतलब होता है कि देश है तो देश में उत्पादन हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है इस पे पूरा फोकस होगा। उत्पादन में कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं यहाँ पर ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। किसी कोई डाउट समझने में? हाँ, वो भी भारत के जीडीपी में ऐड होगा। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ डोमेस्टिक में, वही तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि बस उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, पूरा फोकस यहाँ पे उत्पादन में होगा। वो भारत के लोग काम कर रहे हो, विदेशी के लोग काम कर, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। अगर इस देश के बाउंड्री के अंदर
किसी वस्तु का उत्पादन होगा तो सारे के सारे चीज उस देश के जीडीपी में ऐड होंगे। बस इतना ही समझना है। किसी को डाउट है समझ में? घरेलू का मतलब आपको समझ में आ रहा है? कन्फर्म? इसमें आपको समझ में आ रहा है जी? किसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा बताइए तो एक बार। कोई है महानुभाव जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? अरे बताना भी है, नहीं आ रहा तो बताऊंगा 2 बार 3 बार मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, बस ऐसे पूछ रहा हूँ कि आ रही है कि नहीं। सबको आ रही है? ठीक है, अभी पूछता हूँ मैं, रुक जाइए, मिटा कर पूछूंगा तो हो गया ना घरेलू। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल। अब देखिए फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये देश है। देखिए कुछ चीज़ें समझ, पहले मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो है ना हर टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई भी सब्जेक्ट का कुछ टेक्निकल कुछ शब्दावली होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग केवल बात कर रहे हैं एकदम आम भाषा में हम लोग समझने के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं टेक्निकल परिभाषा पर नहीं जा रहा हूँ, जब टेक्निकल परिभाषा में जाएंगे तो बहुत अंतर होगा दोनों में। लेकिन मैं एकदम सिंपल समझा रहा हूँ कि अगर डोमेस्टिक का मतलब कोई पूछे तो बस ये कहना है कि भाई जो देश है उत्पादन हो रहा है, बस पूरा फोकस किस पे होगा? उत्पादन पे, ठीक है ना। बस इतना ही। जब टेक्निकल आएगा तो हम लोग बात करेंगे वहाँ पर क्या होता है नहीं होता है। देखिए फिर नेशनल, अभी नेशनल फिर देश है तो फिर देश में उत्पादन होगा ना, उत्पादन प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उत्पादन यहाँ पे बात कर रहा है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, उत्पादन कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यहां पर हम लोग देखेंगे उत्पादन में कौन से लोग, कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं, कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं, कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। भाग ले रहे हैं महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत समझने में? तो घरेलू और डोमेस्टिक में समझ गए कि क्या हो, सॉरी घरेलू और राष्ट्रीय में समझ गए क्या होता है। घरेलू का सिंपल मतलब उत्पादन होनी चाहिए, और डोमेस्टिक नेशनल का मतलब कि उत्पादन में कौन कौन से लोग भाग ले रहा है। 2 बात हम लोग समझ गए यहाँ तक। किसी को डाउट समझने में? सबको आ रही है? हटाऊं इसको? अच्छा अभी पूछता हूँ मैं एक राउंड, अभी पता चलेगा कितने लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं मैं तो अभी इसलिए तो मैंने देश का बना दिया है, इसे तो मैंने देश बनाया है इस, हाँ ये जो देश है, ये देश है, इस देश के बाउंड्री के अंदर होना चाहिए उत्पादन, इस देश के बाउंड्री के अंदर उत्पादन होना चाहिए। मान लीजिए कि भारत में, लेकिन कुछ नेशनल लेकिन हम जब नेशनल कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा ध्यान देंगे कि भारत के अलावा जहाँ जहाँ हम लोग का एम्बेसी होगा, जी हर देश में अपना एम्बेसी जिसको राजदूत हम लोग बोलते हैं, तो अगर वहाँ पे किसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, और वहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है, तो सारे के सारे ऐड होगा भारत में। समझ में आ रहा है ना? वो भी राष्ट्रीय कहलाएगा। अगर हम लोग का देश का कोई जहाज किसी अन्य देश में गया है, समझ में आ रहा है ना, वहाँ पे किसी भी वस्तु के उत्पादन में क्रियाकलाप में इन्वॉल्व है, वो भी देश के नेशनल इनकम में ऐड होगा। तो ये ध्यान देना। लेकिन मैं उतना उसलिए बोला हूँ कि मैं उस लेवल पर टेक्निकल चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, बस इतना समझा रहा हूँ कि अगर किसी देश के बाउंड्री के अंदर उत्पादन हो रहा है तो डोमेस्टिक का सिंपल मतलब होता है कि पूरा फोकस उत्पादन पर होगा। और जब हम लोग राष्ट्रीय कैलकुलेट करेंगे तो पूरा फोकस देखेंगे कि उत्पादन में कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं। अगर उस देश के सृजन के अलावा अगर कोई भी लोग उस देश के उत्पादन में भाग ले रहे हैं तो उनको हम लोग वहां से माइनस करेंगे, तब जाकर हम लोग का एक्चुअल डाटा पता प्राप्त हो पाएगा कि देश में कितने लोग उत्पादन में भाग ले रहे हैं। एग्जैक्ट डाटा प्राप्त करना होगा ना। जीडीपी में तो कुछ होता नहीं है, जीडीपी में केवल टोटल हम लोग बात कर रहे हैं भाई इतना जीडीपी उत्पादन हुआ। किसी को डाउट? और जीडीपी में भी है, जीडीपी में वैसे वस्तु को हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो फिनिश्ड गुड हो, जो अंतिम वस्तु हो। ऐसा नहीं कि किसी वस्तु को हम लोग अपने देश के जीडीपी में ऐड नहीं कर देंगे। अगर कोई वस्तु 80% बनकर तैयार है तब भी हम लोग उस साल फाइनेंशियल ईयर में उस देश के जीडीपी में हम लोग उसको ऐड नहीं करेंगे। जब तक वो वस्तु 100% बनकर तैयार नहीं होगी तब तक हम लोग उस वस्तु को उस देश के जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे। इस बात को समझना होगा। किसी को डाउट? समझ रहे हैं ना? फिनिश्ड गुड का मतलब क्या होता है?
अंतिम वस्तु का मतलब होता है कि अब इसमें किसी प्रकार से कोई ऐड ऑन नहीं किया जा सकता है, एकदम बनकर तैयार है, अब वो उपभोग होने के लिए तैयार है, उसी को बोलते हैं फिनिश्ड गुड। किसी को डाउट समझने में? चलिए, दो बात हम लोग समझ गए। कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा ना, कंज्यूमर अब उसको बेचने के लिए ले रहा है कि खाने के लिए ले रहा है। किसको? फिनिश गुड्स आप बोल रहे हैं, फिनिश गुड्स मान लीजिए हम कंजम्पशन के लिए नहीं लिए और उसको बेचने। मतलब आप जैसे भी यूज करें, फिनिश्ड गुड का सिंपल मतलब होता है कि मैं बोला हूँ सिंपल बात कि फिनिश्ड गुड का मतलब कि वह उपभोग होने के लिए, उपभोग का मतलब केवल खाना ही नहीं होता है, उपभोग का मतलब कि आप बिजनेस के लिए लीजिए, उसको रख कर बाद में घर पर अपना तोड़ दीजिए, उसे कोई उसको दिक्कत नहीं है। मतलब उपभोग का सिंपल मतलब होता है कि अब वह यूज होने के लिए तैयार है, ठीक है ना। अब खाने वाला चीज हो तो खाएंगे। ब्रेड और ब्रेड पकौड़ा जो होता है वो वाला केस। ब्रेड फिनिश्ड गुड में आता है, अब ब्रेड पकौड़ा तो अलग हो गया। अब उसको बताइए, कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ हाँ, बस वही वही तो मैं, फिनिश्ड गुड का सिंपल मतलब है कि भाई जो वस्तु बनकर तैयार है उसमें अब कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं। अब मान लीजिए ब्रेड ला दिया, ब्रेड के ऊपर अब मलाई ऐसे मार कर खाइए, ठीक है ना, अब उसको दही के साथ खाइए, दूध के साथ खाइए, अंडा के साथ खाइए, ऐसे ही खा जाइए, उसको बिछा के उस पर सो जाइए, वो आपका प्रॉब्लम है। लेकिन ब्रेड का मतलब कि ब्रेड अब फिनिश्ड गुड में आएगा, ठीक है ना, ब्रेड और फिनिश्ड गुड में अब उसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता है। अब बोलेंगे नहीं सर तो उसका पकौड़ा तो बनता है, वो उसको फिनिश्ड गुड नहीं बोलते हैं, समझ आ रहा है ना। चलिए दूसरा बात, अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कुछ चीज़ें। मान लीजिए कि मैंने बाइक लिया, उस बाइक की दाम है टोटल 10,000 रुपीज़। नया बाइक मैं लिया हूँ, ऐसे मिलता नहीं है लेकिन मान लेते हैं हम लोग खुश होने के लिए कि बाइक मैंने 10,000 रुपये में नया बाइक लिया, और उसको मैं 6 महीना या 1 साल बाद में बाइक को बेच रहा हूँ। तो जो बाइक मैंने 10,000 रुपये में लिया, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू को सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कुल मूल्य। उस बाइक की कुल मूल्य है 10,000 रुपये, ठीक है। उसको मैं 6 मंथ बाद उसको मैं सेल कर रहा हूं। अब उस बाइक को मिल रहा है हम लोग को कितना? 7,000 रुपीज। 7,000 रुपया मिल रहा है, यानी 3,000 रुपये हम लोग यहाँ पे कम मिल रहा है ना 3,000। तब समझिए यहाँ पर माइनस अब हो रहा है 3,000 रुपया। ये जो 3,000 रुपया माइनस हो रहा है क्या है? ये है डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन का सिंपल मतलब क्या होता है? डिप्रेसिएशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जो मशीन है, मशीनों का हम लोग उसका उपभोग किए हैं, उसके मशीनों में घिसावट हुई है, उसका जो मौद्रिक मूल्य निकाला गया है तो निकला है टोटल 3,000 रुपये का, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेसिएशन। और यहाँ पे जो चीजें हैं 7,000 रुपया, इसको हम लोग बोलेंगे नेट वैल्यू। क्या बोलेंगे? नेट वैल्यू, यानी अब इसको हम बोलेंगे शुद्ध मूल्य। उस वस्तु को शुद्ध मूल्य बोलेंगे, उस वस्तु का शुद्ध मूल्य बोलेंगे। किसी कोई डाउट है समझने में? तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल बोलूं कि किसी भी वस्तु का अगर हम लोग नेट निकालेंगे, यानी अगर हम लोग उसको शुद्ध किए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ग्रॉस वैल्यू में से हम लोग डिप्रेसिएशन को माइनस करेंगे ना, तो जो निकलता है वही कहलाता है शुद्ध। किसी कोई डाउट समझने में? यहां तक लिखते चलिएगा। आया हूं यहाँ
मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग किसी वस्तु का शुद्ध निकालेंगे तो शुद्ध का मतलब क्या होता है, ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा शुद्ध हम लोग का। तो हम लोग दो बात समझ गए कि डोमेस्टिक क्या होता है, नेशनल क्या होता है, शुद्ध क्या होता है और डिप्रिसिएशन क्या होता है। अगर कोई पूछे कि भाई डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, तो डिप्रिसिएशन को हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि मशीनों में घिसावट, सिंपल मशीनों में घिसावट होगी, उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अब मशीनों में घिसावट का मतलब क्या हुआ, अच्छा एक बोलता है कि स्थिर मशीन जो है होगा, स्थिर मशीनों में घिसावट में होगा या जो मशीनें लगातार चल रही है उस पर घिसावट, दोनों में किस में होगा सही। देखिए अगर ऑप्शन में दोनों नहीं दे रहा है, अगर एक दे रहा है, दोनों में से कोई एक दे रहा है, दोनों का दोनों ऑप्शन सही है, समझना रहे ना। हाँ देखिए इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन में देखो पीयूपी पीछे में सवाल पूछ दिया था, फंसा दिया था, उसमें दिया था कि डिप्रिसिएशन मीन्स, चार ऑप्शन बना कर दिया था, उसमें बोला कि स्थिर मशीनों में घिसावट, उसको एक चलते हुए मशीनों को ऐसे कुछ दिया था कि उसमें घिसावट, बोथ, नॉन ऑफ दीज, बताइए। तो दोनों होगा, वो मशीन चल रही हो या स्थिर हो, अगर घिसावट हो रही है दोनों में तो डिप्रेशन दोनों को हम लोग बोलेंगे। किसी कोई डाउट समझने में यहाँ पे, तो यहाँ पर समझ गए। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजों को समझा है, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया क्या कि फैक्टर कॉस्ट निकालने समझ गए क्या होता है, मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक समझ गए क्या होता है, डोमेस्टिक के बाद हम लोगों ने क्या समझा यहाँ पे, नेशनल समझ गए, नेट समझ गए, डिप्रिसिएशन समझ गए। इतना बात हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जीडीपी क्या होता है फैक्टर कॉस्ट पे और जीडीपी क्या होता है मार्केट प्राइस पे। कोई डाउट? अब समझेंगे यहाँ पे जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब देखिए पहले तो हम लोग को बात समझना है कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी, जीडीपी का सिंपल मतलब होता है, अगर जीडीपी को हम लोग फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे, सिंपल समझिएगा, अगर मैंने यहाँ पर बताया है कि जीडीपी को हम लोग यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट में निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना, जो मान लीजिए उत्पादन साधन कितने हैं, चार मैंने बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है ना, और इंटरप्रेन्योरशिप, ये चार है। तो बोल रहा है कि जीडीपी का जब कैलकुलेशन हम फैक्टर कॉस्ट में करेंगे, इसका मतलब हुआ कि इतने चीजों पर हम लोगों ने खर्चा किया हुआ है, इतने चीजों पर हम लोगों ने खर्चा किया हुआ, उसी को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस जब हम लोग इसका निकालेंगे जीडीपी का मार्केट प्राइस, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा हम लोगों ने इस पर हम लोग क्या दिए हैं, टैक्स भी दिए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे किए हैं। हो सकता है कि सरकार इस पे हम लोग को सब्सिडी भी ली हो, सरकार हम लोग इस पे सब्सिडी भी दी हो, ये दोनों निकलेगा तब वो कहलाएगा मार्केट प्राइस। अगर ये दोनों नहीं होगा तब क्या कहलाएगा, फैक्टर कॉस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पर कुछ पूछ रहा है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जहां भी फैक्टर कॉस्ट देगा, अगर ऑप्शन में फैक्टर कॉस्ट न देकर अगर ऐसे दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर कॉस्ट ही है। और उस पर अगर टैक्स दिख गया, अगर उसमें सब्सिडी दिख गया, तो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। किसी कोई डाउट समझने में? तब समझते हैं हम लोग यहां से। अब देखिए जीडीपी को हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि जीडीपी का परिभाषा सिंपल क्या है कि किसी भी देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो लिखिए जीडीपी में पहले एक लाइन लिखेंगे, जीडीपी में किसी भी, अच्छा जीडीपी का फुल फॉर्म लिख लेंगे, क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। बाद में नहीं कि आपने सब कुछ पढ़ा दिया, जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं बताएं। ये हुआ है मेरे साथ एक बार, मैंने पढ़ा रहा था दिल्ली में एक जगह, मैंने नेशनल इनकम पूरा पढ़ा दिया, अच्छा सवाल भी लड़का से पूरा बना लिया। 2 दिन बाद लड़का आया मेरे पास, ऑफिस में मैं था, आके बोला, बैठा मेरे बगल में, बताओ क्या है। लग सर एक सवाल पूछनी था। हाँ भाई पूछो, क्या दिक्कत है तुमको। लग सर जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं बोला कि भाई लाओ गोली मारो पहले मुझे। हम बोले अच्छा हुआ कि यहीं पे पूछे हो, गलती से अगर वहाँ पे चले गए रहते मैनेजमेंट के पास तो मैनेजमेंट तो मुझे निकालते ही, साथ में तुमको भी निकालती साथ में, मेरे साथ ही। भाई जीडीपी का मैंने इतना बता दिया, तुम सवाल भी बताए हो, उससे मैं पूछा 3-4 सवाल बताया भी था क्लासरूम में, उसको जीडीपी में कन्फ्यूजन हो गया। अब बताइए मैं क्या करूँगा इस पर, मेरी गलती इसमें।
लिख लेंगे पूरा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसमें लिखेंगे किसी भी देश के सीमा के भीतर, किसी भी देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, किसी भी देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, किसी भी देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को, अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हैं जीडीपी इज द, इंग्लिश में इसको लिखना है, लिखेगा कि लिख लिया आप लोग, इंग्लिश में ना बोलूं, हो गया? आप लिख लिए हैं, उनको दे दीजिए। बोल रहे हैं कि हो जाएगा तो अच्छा जीडीपी में दूसरा सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जीडीपी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जीडीपी में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि, जीडीपी में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि, जीडीपी में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि उत्पादन में कौन से लोग भाग ले रहे हैं। जीडीपी में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि उत्पादन में कौन से लोग भाग ले रहे हैं, इसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि, इसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि उत्पादन कहाँ हो रही है, इसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि उत्पादन कहाँ हो रही है, उत्पादन कहाँ हो रही है। उत्पादन कहाँ हो रही है, कोई दिक्कत? तो दो बात, पहला फर्क क्या है, सिंपल। अब देखिए अगर यहाँ पर फिर समझिए कुछ चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जीडीपी में इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही है कि यही बेस है उसका, ये चीज़ें समझ गए तो जीएनपी में केवल प्लस माइनस करना है, मामला वहाँ पर निपट जाएगा। समझिए जीडीपी में 4 ऑप्शन बनाता है सवाल, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जीडीपी में 4 ऑप्शन याद रखेंगे, कौन कौन? एक पहला याद रखेंगे कि किसी भी देश के सीमा के भीतर, सीमा के भीतर यानी विद इन द बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, सीमा के भीतर। दूसरा बात याद रखेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में यानी एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष में फाइनेंशियल ईयर। दूसरा बात, तीसरा फिनिश्ड गुड यानी अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु फिनिश्ड गुड। और चौथा है उसका मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या होता है? बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, मौद्रिक मूल्य। ये 4 ऑप्शन आपको दिखेगा जीडीपी में। अगर चारों ऑप्शन में कुछ भी रहे तो चारों के चारों ऑप्शन सही है। यही, इसके अलावा 4 क्या है? इसके अलावा इस जीडीपी में क्या इस 4 के अलावा कुछ 5वां ऑप्शन कुछ भी दिख रहा है आपको? तो बताइए आप लोग। जीडीपी में हम लोग को सिंपल बात ये ध्यान रखना है कि जीडीपी में किसी भी देश के सीमा के भीतर, मान लीजिए एक देश है तो किसी भी देश के सीमा के भीतर उत्पादित जो किसी भी देश के सीमा के भीतर किसी एक वर्ष में यानी एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित अंतिम वस्तु फिनिश्ड गुड का जो मौद्रिक मूल्य होगा उसी को हम लोग यहाँ पर जीडीपी कहेंगे। अच्छा, दूसरा मैंने एक और पॉइंट बताया है यहाँ पर कि अब यहाँ पर बात कर रहा है कि जीडीपी में जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन में कौन से लोग भाग ले रहे हैं, कौन से लोग भाग ले रहे हैं, क्या यह इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि उत्पादन कितनी हो रही है, उत्पादन कितनी हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कितनी हो रही है सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कहलाता है जीडीपी। और फिर मैंने बताया है कि अगर यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात होगी, हाँ बोलिए।
मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है कि उस वस्तु का बाजार मूल्य कितनी है। जो वस्तु बनकर तैयार होगी तो बिकने तो जाएगी ना मार्केट में, तभी तो हम लोग उसका खरीदेंगे ना, उसका उपभोग करेंगे हम लोग, तो उसी को बोलते हैं मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य को मार्केट प्राइस बोलते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा अब समझिएगा, अब कुछ बोल रहे थे क्या जी आप? यहाँ पे सिंपल मैंने बोला है कि इसमें से कितने लोग भाग ले रहे हैं कोई मतलब नहीं, उत्पादन बस होनी चाहिए। यहाँ पे इस लोग का मतलब ये होता है, यहाँ पे इस लोग का मतलब ये है कि उस देश का नागरिक भाग ले रहा है या विदेशी लोग भाग ले रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस उत्पादन हो रही है, उत्पादन होनी चाहिए, वही होता है जीडीपी। जब फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, जब फैक्टर कॉस्ट निकलेगा तो सिंपल ये ध्यान देना है फैक्टर कॉस्ट पर। जब फैक्टर कॉस्ट निकलेगा कि 4 चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, और जब मार्केट प्राइस निकलेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, बस यही होता है। अगर लिखना है तो लिख लेंगे, लिखेंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। लिखें किसी वस्तु या सेवा के, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन कारकों यानी फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन कारकों जैसे किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन कारकों जैसे जैसे भूमि यानी लैंड, कैपिटल यानी पूंजी, श्रम यानी लेबर, और उद्यमशीलता यानी इंटरप्रेन्योर, जैसे ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे के संपूर्ण मौद्रिक मूल्य, के संपूर्ण मौद्रिक मूल्य को यानी मार्केट प्राइस, मौद्रिक मूल्य को फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है या फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। हो गया? चलिए अब लिखेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लिखेंगे बाजार मूल्य वह मूल्य है, बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता के द्वारा, जिसे एक उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु या, किसी एक उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु या सेवा को, किसी वस्तु या सेवा को खरीदते समय विक्रेता को दिया जाता है, विक्रेता को दिया जाता है यानी सेलर को दिया जाता है। हो गया? क्या से लिखें बताइए? मैं बोल रहा हूं कि बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता के द्वारा, जिसे एक उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु या सेवा को खरीदते समय विक्रेता को दिया जाता है, विक्रेता को दिया जाता है। हो गया? यही होता है मार्केट प्राइस। अब उसकी फार्मूला का यहाँ पर आपको बनाना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मैंने सिंपल शुरू में बताया था फैक्टर कॉस्ट की फार्मूला, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस उसकी फार्मूला मैंने बताया था सिंपल, तो दोनों हो सकता है यहाँ पे। कोई डाउट किसी को समझने में? चलिए अब हम लोग एक और बात समझेंगे यहाँ पे। एक समय और आता है, एक और आता है जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी। बस यहाँ पे समझने की चर्चा हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे बहुत विस्तृत रूप से। बस यहाँ पे समझना है कि होता क्या है। क्रय शक्ति क्षमता, पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। इसका सिंपल मतलब ये होता है, क्रय शक्ति क्षमता का सिंपल मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग डॉलर के मुकाबले कर दें, क्योंकि सब जगह एक्सेप्टेंस है डॉलर का,
लगभग सारे देशों में एक्सेप्टेंस है डॉलर का, उसी को हम लेकर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डॉलर है, हम लोग दो देश लेते हैं, एक हम लोग लेते हैं भारत और एक हम लोग लेते हैं यूएसए, ठीक है ना। देखा जाएगा कि एक डॉलर में यूएसए में हम लोग कितने वस्तु को खरीदते हैं, कितने वस्तु को हम लोग उससे खरीद सकते हैं एक डॉलर से, और वहीं एक डॉलर से भारत में कितने वस्तु हम लोग खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत? फिर समझेंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी का सिंपल मतलब होता है कि हम लोग डॉलर किस लिए लेते हैं कि डॉलर हर जगह एक्सेप्टेंस है उसका, इसे हम लोग उसको लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए कि अगर कोई भारत में $200 वहाँ पे लोग कमा रहा है, ठीक है, भारतीय लोग वहाँ पर यूएसए के लोग भी हैं, वो $200 लेकर आया जा रहा है भारत में। देखेंगे यहाँ से उस डॉलर से कितने वस्तु को हम लोग खरीद सकते हैं, तो आप मिलाएंगे क्या हम लोग कि उसके डॉलर से भारत में ज़्यादा चीज़ों को हम लोग खरीद सकते हैं। जब हम लोग ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे, इसका मतलब है कि वहाँ के जो लोग रह रहे होंगे उनसे इजी लाइफ में हम लोग का ज़िंदगी कटेगा, अच्छे से ज़िंदगी कटेगी, क्योंकि उनसे लाइफ स्टाइल हम लोग का ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा वस्तु वहाँ से खरीद सकते हैं ना। और वहाँ पे जो लोग रहेगा यूएसए में, जो लाकर $200 से खरीदेगा, हो सकता है वहाँ पे 2-3 चीज़ें खरीद पाए। जैसे मान सकते हैं वहाँ पे हम लोग केवल एक स्लीपर खरीदे, एक शूज खरीदे, एक शर्ट खरीदे, $200 खत्म हो गया। लेकिन वहीं $200 लेकर भारत में आए तो उससे हम लोग हो सकता 2-3 शूज, टी-शर्ट वो शर्ट खरीद लिया, अपना परफ्यूम भी ले लिया उसमें और उसको रख लिए। किसी को डाउट? तो बोल रहा है कि उस डॉलर से हम लोग मुकाबला करते हैं कि उस डॉलर से एक ही डॉलर एग्जांपल में लेता हूं कि एक डॉलर से वहां पे कितने वस्तु को हम लोग खरीद सकते हैं और उसी एक डॉलर से भारत में कितने वस्तु खरीद सकते हैं। और जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे उसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। सिंपल, अगर नहीं समझ में तो पूछ लीजिए, इसके अलावा और कुछ समझना है तो। क्रय शक्ति क्षमता, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय शक्ति क्षमता। लाइफ क्यों नहीं, अच्छा ही है। मतलब लाइफ स्टाइल का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, मतलब किस प्रकार लाइफ स्टाइल को चाहिए, ये भी तो ये डिपेंड करता है ना। रुपये के वैल्यू, यहाँ पे रुपये के वैल्यू के बारे में बात ही नहीं हो रही, तभी तो बात नहीं हो रही है रुपये के वैल्यू के बारे में। इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ कि रुपये की वैल्यू तो बहुत दिक्कत है भारत में ना। यहाँ पे केवल बात हो रही है वस्तु खरीदने की क्षमता पर, क्योंकि तुलना उसी से किया जाता है यहाँ पर परचेजिंग पावर पैरिटी में। बहुत सारे जो आज जो चल रहा है ई-रुपये ये सब जो चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसी को तो मतलब बस बीट करने के लिए, सिंपल बात वहीं बीट करने। लेकिन हम लोग अभी उस सब बारे में बात ही नहीं कर, बस मैं सिंपल ही समझा रहा हूँ कि अगर जहाँ भी परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में बात हो तो हम लोग देखेंगे किस देश की क्षमता ज़्यादा है किसी वस्तु को खरीदने में उस डॉलर से, वो किसी भी देश में। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम लोग $2000 वहाँ पे कोई लेकर कमा रहा है, तो हो सकता है वहाँ से $2000 में केवल वो एक रूम का फ्लैट लेकर रह पाएगा, वहाँ पे केवल खा सकता है और कहीं जा सकता है, बस इतना मान लेते हैं। वहीं $2000 भारत में जब आ रही है तो यहाँ पर हम लोग 4 रूम का फ्लैट ले रहे हैं आराम से, एक गाड़ी का हम लोग मेंटेन भी कर रहे हैं, पेट्रोल वोट्रोल डाल कर अच्छी जिंदगी काट रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि उससे हम लोग ईजी लाइफ हम लोग को यहाँ पे मिल रही है उसी पैसा से, उस पैसा से वहाँ पे नहीं मिल पा रही, उसी पैसा से भारत में उसकी मिल रही है। इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। सिंपल, अगर और इजी समझना है तो किसी एक बास्केट में कुछ वस्तु को हम लोग रखेंगे, 10, 12, 20, 50 वस्तु रखें जो डेली यूज का है, उसको रखें। इस वस्तु का जाकर दाम वहाँ पर देखें कितना हो रहा है, उसी वस्तु का दाम यहाँ पर देखें कितना में हो रहा है और कंपैरिजन कर लेंगे, उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी सिंपल करना है कि तुलनात्मक अध्ययन करना है दो देशों के बीच में कि वहाँ पे कितने, उसी डॉलर से वहाँ पे कितने वस्तु खरीद सकते हैं और उसी डॉलर से यहाँ पर कितने वस्तु को खरीद सकते हैं। इसकी चर्चा होगी अच्छे से, बस अभी इतना समझ गए, दिमाग में रहेगा तो समझ में आ जाएगी चीज़ें। इतना समझ में आ रहा है ना? किसी को डाउट है इसमें? परचेजिंग पावर पैरिटी में हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय शक्ति क्षमता। इधर आप लोगों आगे सबको कैसे समझ में आ रही है सारा चीज? ये तो डाउट है, यही डाउट है। एक आध लोगों तो नहीं आनी चाहिए, सभी लोग आ रही तभी तो डाउट है। अच्छा हाँ, ये भी बात है, होशियार भी हैं आप लोग, मैं भूल जाता हूँ बार बार।
तो टारगेट बाय जो है, तो इसमें आप लोग पढ़े थे पहले इकोनॉमिक्स? हाँ तो खुद से ही रिजल्ट सेल्फ स्टडी से ही होता है। रियलिटी यही है, हवा पानी जो भी हो, रियलिटी यही है कि जो रूम पर बैठकर टेबल चेयर पे दे रहा है 10-12 घंटे, हाँ तो 10-12 ज़्यादा थोड़ा ना है, 10-12 सुनने में ज़्यादा लग रहा है। अभी चलेंगे, अभी यहाँ पे देखिए, अभी चलेंगे दिल्ली में, मैं दिखाऊंगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं एसएससी का, छोड़िए पीछे से आईएएस, एसएससी के जो बच्चे हैं ना, वो लाइब्रेरी में बैठकर 15-15 घंटे दे रहे हैं कंटिन्यू। मतलब इसका मतलब नहीं कि एक बार बैठ तो 15 घंटा के बाद ही उठेंगे, ऐसा नहीं है। माने 2-3 घंटे में उठे, थोड़ा नीचे गए, चाय सूटा मारे, अपना फिर आ गए, वो भी चाहिए बीच में एक्टिवेनेस के लिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, एकदम गलत है, क्योंकि वो वीडियो ऑनलाइन भी जा रही है, लोग देखेंगे। तो मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, नहीं पीना चाहिए, ये सब बेकार है। लेकिन जो पी रहे हैं एंजॉय हो रहा है, आगे आइए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीता हूँ, मैं भी नहीं पीता हूँ दारू सिगरेट, समझ आ रहा है ना। इधर आइए। हाँ चाय तो एकदम चाहिए, वो तो वेरी इंजरियस टू हेल्थ है, लेकिन फिर भी चाहिए वो। समझ में, चाय में क्या मिलता है वैसे? कुछ तो मिलता है तब तो नहीं, तंबाकू में जो तो वही होता है, तो इसका मतलब तंबाकू खाया जाए क्या तब? दोनों में होता है, दोनों में होता है, दोनों में होता है, कोई नहीं। कॉफ़ी और चाय दोनों में होता है, ठीक है ना। लेकिन कॉफ़ी और चाय में अंतर है, चाय और कॉफ़ी में अंतर है। जब कॉफ़ी पियेंगे आप, तो देखिए अंदर से बहुत आपको एक एनर्जेटिक महसूस करवाती है कॉफ़ी, मतलब नहीं होता इंस्टेंट एनर्जी के लिए लोग क्या करते हैं, वो पीते हैं, वो गर्मी में ग्लूकॉन डी जो पीते हैं लोग। नहीं, ब्लैक कोई भी कॉफ़ी चलेगा। देखिए एक और बात है, अब आपके दिमाग में बैठा हुआ तो अलग बात है, लेकिन हम लोग वहीं पी कर खुश रहते हैं कि चलो मिल रहा है कुछ तो कुछ तो एनर्जी मिल रही है हम लोग को। अब तो कुछ आगे निकल गए आप लोग, इधर आ जाइए। जीएनपी देखिए, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आप समझेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पर सिंपल कोई बोले कि भाई सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, या इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल फॉर्मूला तो क्या हो सकता है? एकदम फॉर्मूला में बता रहा हूँ, सिंपल। जब हम लोग सिंपल कह सकते हैं ना कि भाई जीडीपी होगा, क्योंकि इसी जीडीपी में विदेशी लोग भी हैं और भारतीय लोग भी हैं। अगर मैं भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें से हम लोग क्या, सॉरी जीएनपी में से माइनस करेंगे ना, जीएनपी निकाल रहे हैं ना, तो जीएनपी बराबर क्या हो सकता है? जीडीपी माइनस जीडीपी माइनस क्या हो, यहां पर लिखा है कि विदेशियों के आय, विदेशियों के आय, विदेशियों के आय, और प्लस में भारतीयों के आय। हम वही है, लेकिन अभी सिंपल समझिए, भारतीयों के आय। इसको लोग बोलते हैं नेट आउटफ्लो, हिंदी में इसको बोलते हैं नेट आउटफ्लो, और यहां पर बोलते हैं नेट इनफ्लो, नेट इनफ्लो। तो ये हो गया हम लोग के लिए सिंपल क्या, जीएनपी। हाँ वही, वो भी हो, बात वही हुआ, हाँ वही है, ब्रॉड का मतलब वही विदेशी जो पैसा आ रहा है, वही भी हो, सिंपल वही हुआ। यहाँ पे क्या हो सकता है सिंपल कि जीएनपी बराबर जीडीपी, जीडीपी में से माइनस करेंगे विदेशियों के आय, और वहाँ पे जो भारत में अंदर जो जाकर कहीं और जगह हम लोग काम करते हैं, वहाँ पैसा लगा अपने भारत में ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा हम लोग का जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी को डाउट समझने में यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को? अब देखिए,
अब यहाँ पे दो बात हम लोग को समझना है, ये जो जीएनपी निकला है, ये जो जीएनपी निकला है, ये फैक्टर कॉस्ट पर निकला है या मार्केट प्राइस पर निकला है, ये बात ध्यान देना है यहाँ पर। क्योंकि भाई हमेशा हम लोग, मैंने कल क्या बताया शुरू में कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर निकलेगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ये जो जीएनपी निकला है मार्केट प्राइस पर निकला है, फिर इसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब उतना हम लोग को अंदर नहीं जाना है, बस ये समझना है कि जीएनपी का फॉर्मूला यही, अगर यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया, ध्यान देंगे, अगर ऑप्शन में दे रहा है, सुनिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस ऐसे। तो ध्यान देना है, अगर यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट दिया है तो ऑप्शन में भी खोजना है यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट ही, अगर यहाँ पर मार्केट प्राइस दिया है तो ऑप्शन में भी खोजना है जीडीपी में से मार्केट प्राइस पर ही, ऑप्शन देखकर आंसर लगाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर दे दिया जीएनपी एट मार्केट प्राइस और आप खोज रहे हैं जीएनपी और मार दिया जीडीपी एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट माइनस से, तो गलत हो जाएगी। जो यहाँ पर पूछेगा ऑप्शन में उसी को यहाँ पर खोजेंगे हम लोग। किसी को डाउट समझने में? तो हम लोग सिंपल अब यहाँ पे लिखेंगे भी 2-3 लाइन अगर मन है तो। मन है? एकदम मन है ना? लिख लीजिए इसको। बोल रहे हैं लिखेंगे जीएनपी में लिखेंगे जीडीपी से भिन्न, जीडीपी से भिन्न, जीडीपी से भिन्न, इरिस्पेक्टिव ऑफ जीडीपी लिख सकते हैं, जीडीपी से भिन्न। जीएनपी में यह महत्वपूर्ण होता है कि, जीएनपी में यह महत्वपूर्ण होता है कि उत्पादन में कौन से लोग भाग ले रहे हैं, उत्पादन में कौन से लोग भाग ले रहे हैं, उत्पादन में कौन से लोग भाग ले रहे हैं। इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि, इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि, इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, उत्पादन कहाँ हो रहा है। उत्पादन कहाँ हो रहा है। इसी में लिखेंगे एक और नेक्स्ट इसका परिभाषा जीएनपी का, किसी भी देश के सीमा के भीतर नहीं, किसी भी देश के सीमा के भीतर उल्टा हो जाएगा। हाँ, इसको हटाइए, सीमा के भीतर काटिए, काट दीजिए एक लाइन। अब लिखेंगे किसी भी देश के सीमा किसी भी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों के द्वारा, किसी वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित, नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को, अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश लिखना लिख सकते हैं, जीएनपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ, जीएनपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज, ऑल फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज सिटीजन्स, प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज citizens in financial year
इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर लोकेशन नहीं देखा जाए। लोकेशन मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्र, सीमा के भीतर नहीं देखा जाएगा, लोकेशन के बाहर भी जहाँ जहाँ चीज़, राजनीतिक एरिया जो बताया ना उसको भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं। लेकिन सिंपल समझना है कि दो परिभाषा यहाँ पर मैंने बताया, दोनों में सबसे ज़्यादा सवाल फंसेगा कहाँ पर, जीएनपी में आपको ये नहीं पूछेगा जो अभी मैंने बताया है। जीएनपी में अगर उसको फंसाना होगा, सिंपल पहले वाला पूछेगा कि जीएनपी में हम लोग किसको महत्वपूर्ण होता है, उत्पादन या लोग, तो लोग हमेशा महत्वपूर्ण होगा। जीएनपी जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लोग का मतलब उस देश का नागरिक। अच्छा, नागरिक और उसको क्या बोलते हैं, और ना उसको क्या बोलते, नागरिक एक और होता है निवासी। नागरिक और निवासी में क्या डिफरेंस है? देखिए सुनिए, नागरिक का मतलब यह है कि जो लोग, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल उसके अंतर्गत जो लोग आ रहे हैं वो नागरिक कहलाएंगे। निवासी का मतलब कि कोई भी आदमी किसी देश में अगर 6 महीने से लगातार रह रहा है तो हम लोग उसको उस देश का नागरिक बोलते हैं। किसी को डाउट? नागरिक बोलेंगे। और जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे नागरिक के बारे में बात नहीं होती है, वहाँ पे निवासी के बारे में बात होती है। क्योंकि जो नागरिक होता है वह उस देश का जितना भी रूल रेगुलेशन है सारे चीज़ें उसको मिलती है, प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन निवासी को बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उस देश की चीज़ें नहीं मिल पाती है। कोई दिक्कत समझने में? तो निवासी याद रखेंगे। ये समझ में आ गया जीएनपी। जीएनपी में फॉर्मूला याद रखना है कि जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस विदेशियों का है नेट आउटफ्लो प्लस भारतीयों का है नेट इनफ्लो। अगर इसका और एग्जांपल समझेंगे सिंपल, तो अगर मान लें किसी फैमिली में 8 लोग हैं, 8-10 लोग हैं, तो हम देखेंगे कि भाई उसमें कुछ लोग बाहर कमा रहे होंगे, कुछ लोग अंदर कमा रहे होंगे। उसके मान लें कुछ छोटा फैक्ट्री है, हो सकता है कि उसके अगल बगल के कुछ लोग आकर वहाँ पे काम कर रहे हों, तो हम लोग कट कुट करेंगे, जो बचेगा वही होता है जीएनपी। सिंपल, कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने देखा जीडीपी और जीएनपी हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? एनडीपी के बारे में। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक बात ध्यान देंगे, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिएगा जो हो सकता है कि आप लोगों के काम आ जाए। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब बीच में डी रहेगा, जब बीच में डी रहेगा तो हमेशा जो कैलकुलेट किया जाएगा हम लोग देखेंगे कि उसको क्या लाना है, डी लाना है। डी लाना है तो हमेशा जीडीपी में से माइनस होगा। अगर बीच में एन होगा तो हमेशा जीएनपी में से प्लस माइनस करेंगे। कोई दिक्कत समझने में? क्योंकि अगर शुरुआत में एन होगा इसका मतलब नेट होता है शुद्ध, अगर वहीं एन बीच में लग जाएगा तो नेशनल कहलाएगा। तब मान लीजिए सिंपल कि एनडीपी बोल रहा है, तो सिंपल समझिए, ये होता है जीएनपी और ये होता है जीडीपी। समझिएगा अच्छे से, जीएनपी और जीडीपी। तो हम लोग लाना क्या है? एनडीपी लाना है। तो क्या हम लोग जीएनपी में से प्लस माइनस करेंगे, क्या निकलेगा? तो जीएनपी तो नहीं निकलेगा, क्योंकि जीडीपी है। इसी जी को हम लोग एन में चेंज करना है, इसी जी को हम लोग क्या करना है? एन में चेंज करना है। तो यानी जीडीपी में से प्लस माइनस करेंगे जो भी करना होगा। कोई डाउट किसी को समझने में? अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि एनडीपी, एनडीपी, फिर मैं बोल रहा हूं एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस देख लेंगे क्या होता है। एनडीपी हम लोग क्या करेंगे? जीडीपी माइनस क्या, इस जी को एन में करना है, यानी ग्रॉस को नेट करना है। तो ग्रॉस को नेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं ना। तो इसी जी को जगह पर हम लोग को एन लाना है, तो हम लोग माइनस करेंगे क्या? डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, यानी मूल्य ह्रास माइनस करेंगे। मूल्य ह्रास यहां पर माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का? एनडीपी निकल जाएगा। किसी कोई डाउट है समझने में? यहां पे मैं बोल रहा हूं कि एनडीपी निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो मैंने बोला शुरुआत में ही
कि हम लोग किसी भी वस्तु को शुद्ध करना होगा, शुद्ध करना होगा तो हमेशा हम लोग किस में माइनस करेंगे, डिप्रेसिएशन को माइनस करेंगे। अगर नहीं याद आ रहा तो यहाँ से समझिए, देखिए हाँ, अच्छा वो समझने की बात ही नहीं है देखिए मैंने क्या बोला, सिंपल मैंने बोला था कि देखिए यहाँ पे दो बेस तो यही है ना, या तो जीडीपी बेस है या तो जीएनबी बेस है, यही बेस है ना दो, या तो जीडीपी या जीएनपी, इसके अलावा कोई बेस है क्या, नहीं बेस है। यहाँ पे देखिए ए जी है, अगर ये बीच में एन है तो हम लोग इसको नेशनल बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर जी के जगह पर एन आ गया, एन एन पी मान लीजिए आ गया, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी अगर शुरू में एन रहेगा उसको हम लोग नेट बोलेंगे, अगर बीच में एन रहेगा उसको हम लोग नेशनल बोलेंगे। अगर नहीं भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, वो है ही नहीं, बस मैं सिंपल समझाने के लिए बता रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर जीडीपी बताया और जीएनपी बताया, यहाँ पर निकालना क्या है, एनडीपी। तो एनडीपी करने के लिए जीडीपी में से जी के जगह पर एन लाना है ना, तो डिप्रेसिएशन को माइनस करेंगे, सिंपल मैंने वही बताया है और कुछ नहीं। कोई कंफ्यूज हो जाता है, ज़्यादा सोचिएगा कंफ्यूजन हो ही जाएगा इसलिए एकदम चीज़ों को इजी वे में समझना है, ताकि सोना नहीं है, इसको नींद लग रही है उस जगह पहले। अब बताऊंगा तो नहीं मैं ना कि कौन सो रहा है, कोई तो सो रहा होगा। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत नीरस सब्जेक्ट है।
करना है क्या? कितना है लोन? 30-40 लाख। हाँ लोन हो जाएगा सेटलमेंट। मतलब ये नहीं कि एकदम दिए नहीं तो कैसे सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि अगर अब बैंक आपको 6 महीने से लोन ही नहीं दे रहा, मैं हाथ खड़ा नहीं, मेरे पास नहीं है, तो बैंक आपके पास कॉल नहीं करेगी सेटलमेंट के लिए, ब्रोकर से कॉल करता है सब कि और भाई आइए मैं आपका सेटलमेंट करवा देता हूँ, लेकिन सिविल खराब हो जाता है, ध्यान रखना है, उसका बैंक में आपका इमेज बहुत खराब हो जाएगी। सर 1 महीना नहीं दिए, दूसरा महीना देंगे तो उसमें भी क्या इसके साथ काटेगा सर? अरे 1 आध महीना तो मैनेज हो जाता है, वो थोड़ा बहुत फाइन लगेगा, हो जाता है। एक बार मैं भी, कोई बात नहीं, अब लेकर भागना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकर जा सकते। हो गया। इसमें लिखेंगे एनडीपी के बारे में, लिखेंगे तो एनडीपी के बारे में नेट नेशनल प्रोडक्ट में लिखेंगे, यानी शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो लिखेंगे शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लिखेंगे किसी भी देश में, किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के जो शुद्ध मूल्य होता है, शुद्ध मूल्य को शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। लिखेंगे इंग्लिश में, इसको लिखना होगा एनडीपी मेजर्स द net value of all goods and services, net value of all goods and services produced within a country during फाइनेंशियल ईयर, या ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं कहीं कहीं, ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या कहलाता है? एनडीपी कहलाएगा। एनडीपी का सिंपल मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एनडीपी निकालने का सिंपल फॉर्मूला है एनडीपी बराबर जीडीपी में से माइनस करेंगे डिप्रेसिएशन को। अब डिप्रेसिएशन क्या होता है पता है, नेट क्या होता है सब कुछ पता है, मैंने बताया हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे एनएनपी। एनएनपी इसको हम लोग बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहां पर देखेंगे दो बात, ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, इसे ही हम लोग किसी भी देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय, तो जीडीपी जीएनपी ये सबको हम लोग राष्ट्रीय आय नहीं कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही हम लोग उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन हम लोग एनएनपी को राष्ट्रीय आय तब कहेंगे जब एनएनपी की गणना फैक्टर कॉस्ट पर की जाएगी। कोई दिक्कत समझने में? जब एनएनपी की गणना हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं तब उसे हम लोग उस देश का राष्ट्रीय आय कहेंगे। किसी को डाउट समझने में? अभी बात ध्यान देना है, मैंने दो चीज बताया था कि एक तो मार्केट प्राइस बताया था और मैंने एक फैक्टर कॉस्ट बताया था। अब यहां पे बात कर रहा है तो फिर आखिर में इस मार्केट प्राइस को हम लोग क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं? नहीं, मार्केट प्राइस का सिंपल मतलब ये हुआ कि इस मार्केट प्राइस का सिंपल मतलब ये हो सकता है कि इसमें सरकार के द्वारा लिया गया इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा बात हो सकता है कि उस देश में महंगाई भी हो,
तो महंगाई भी उसमें ऐड होगा उस वस्तु में। मान लो कि मैं अगर किसी वस्तु को उत्पादन कर रहा हूँ या मैं थोक विक्रेता हूँ, तो मुझे अगर कोई वस्तु 5 रुपये की मिल रही है तो क्या मैं वस्तु को 5 रुपये में बेचूंगा? नहीं बेचूंगा। उसमें 6 रुपये में बेचूं या 7 रुपये में, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर मैं बेचूंगा। तो मान लो कि अगर 2 रुपया मैं प्रॉफिट ले रहा हूं तो 7 की वस्तु में बेचूंगा, तो कौन लेगा हमसे? रिटेलर लेगा। जब रिटेलर कोई वस्तु को लेगा 7 रुपया में, तो क्या वो 7 का 7 में बेचेगा? वो भी हो सकता है 2-3 रुपये उसमें प्रॉफिट रखकर बेचे। तो 3 रुपया मान लो प्रॉफिट रखकर बेचा, तब गया वस्तु आम आदमी के पास, हम लोग के पास आया 10 रुपया में। यानी उस वस्तु की लागत कितनी है? 5 रुपये, और वह वस्तु मिल कितनी रही है मार्केट में? 10 रुपये में। अभी 3 स्टेप से वस्तु होकर गुजरा है, तो सरकार के तो लिया गया टैक्स भी है, टैक्स भी लेगी सरकार। उसके बाद महंगाई भी उसमें ऐड होगा, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे इन्फ्लेशन भी उसमें ऐड होगा, महंगाई ऐड होगा, थोक विक्रेता कमाएगा, फिर रिटेलर कमाएगा, और रिटेलर के बाद आम आदमी के पास मिलेगा। अब आम आदमी के पास मैंने शुरू में बताया था कि 2 ही ऑप्शन है। क्या? या तो आम आदमी उस वस्तु से सेटिस्फाइड होगा या अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। तीसरा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा नहीं हम लोग गुस्सा कर नया बिस्किट बनाना शुरू कर देंगे, अब हम लोग इसका नहीं खाएंगे अपना बनाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक ही कंपनी के 3-4 प्रोडक्ट को कोई भी कंपनी अगर 3-4 प्रोडक्ट बना रही है, तो आप देखेंगे का हो सकता है कि उस कंपनी के एक आध प्रोडक्ट हम लोग को पसंद आता हो, और उसी सेम कंपनी का 1-2 प्रोडक्ट हम लोग को अच्छा नहीं लगता हो। ऐसा तो होता है। बहुत से जो है क्रीम उरीम है, लेक्मे क्रीम क्या क्या बनाती है, तो लेक्मे का क्रीम बहुत सन क्रीम है, लोगों को पसंद आता है, लेकिन उसी का कुछ और भी चीजें हैं लोगों को पसंद नहीं आती है। तो कंपनी तो सेम है ना, लेकिन प्रोडक्ट तो आम आदमी जो कंज्यूमर होता है, तो कंज्यूमर के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो संतुष्ट या असंतुष्ट। असंतुष्ट होगा तो गाली देगा उसको उस कंपनी को, और संतुष्ट होगा तो और खाएगा, अपना चंपारण मीट खाएगा, बैठकर तोड़ेगा एकदम हांडी मीट। कितने लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं इसमें? आप भी नहीं खाते हो? आप लोग किस खुशी में नहीं खाते हो? मतलब कोई तो होगा कारण, बताइए आप क्यों नहीं खाते हैं? हैं? नहीं, ये तो भरम है आपकी। हो सकता है आपको भाई शुरू से नहीं, बचपन से चीखें थोड़ा, कभी तो थोड़ा भी। अरे तो एक बार खा कर देख लो, अच्छा लगे। इधर कौन हाथ उठाई थी? कोई लड़की इधर। अच्छा, आप नहीं खाते, क्या कारण है? अच्छा, तब तो नहीं खानी चाहिए। नहीं, ऐसे मेरी भी फैमिली पूरी वेजिटेरियन है, मेरे घर में कुछ लोग नहीं खाते, मैं खाता हूँ। एक तो जानते ही हैं कि अगर गलती से अगर आप मतलब खाता नहीं हूँ, खाता हूँ मैं, समझ रहे हैं ना? खाने का मतलब है कि सप्ताह में 1 आध दिन मिलेगा, नहीं, अगर रेगुलर मिल रहा है तो मैं ना नहीं कह सकता हूँ। उसके बाद देखा जाएगा, दवा तो है, डॉक्टर है, अपना इलाज कर देगा वो, तो चलता है। लेकिन मेरे घर में मेरे मम्मी पापा ये लोग कोई नहीं खाता है। अच्छा, मेरी बहन भी नहीं खाती। तुम खा लो छोड़ा, अगर तुमसे कौन बोल रहा? बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मम्मी नहीं खाऊंगी, मत खाओ मरो फिर। अच्छा, मैं जाता हूँ घर पे तो बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, मेरे घर में मेरी दादी की, जब तक मेरी दादी थी 2019 में उनका डेथ हो गया, 19 में, तो उससे पहले मेरे घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता था।
नहीं खाना चाहिए, बेकार है। हाँ दे दो भाई। मुझे भी दे देना भाई, मैं खा लूँगा, मुझे दिक्कत नहीं। नहीं इधर आइए, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता क्या समझेंगे। अगर मैं सिंपल अगर मैं बोलूँ कि अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब भी सवाल पूछा गया है इसी तरह सवाल पूछा गया है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना होगा हम लोग को। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं सिंपल अगर आप लोगों से पूछूं कि इसमें से हम लोग किसको क्या माइनस करेंगे तो निकलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, बता दीजिए। हाँ एकदम आसान है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे माइनस जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस, हाँ माइनस डिप्रेसिएशन, ये होगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी अगर निकालना होगा, एनएनपी हम लोग को जब निकालना होगा तो बहुत बार सवाल पूछता है कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अच्छा, अगर पूछ रहा है सवाल सिंपल पूछ, देखिए मैं सवाल बार बार इसे जिक्र कर रहा हूं कि पूरा गेम सवाल ही बनाना है एग्जाम में। देखिए अगर सवाल पूछ रहा है कि एनएनपी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, या एनएनपी मीन्स नेशनल इनकम डेट कैलकुलेट एट, 4 ऑप्शन देगा कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, तो हमेशा गलत होगा ऑप्शन हो। क्योंकि हम लोग किसी भी देश का राष्ट्रीय आय तब कहेंगे जब उसकी गणना हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर होगी। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा और माइनस डिप्रिसिएशन होगा, तभी उस ऑप्शन को हम लोग सही मानेंगे। अगर नहीं दे रहा है ऑप्शन में, भले दे दिया कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी एट मार्केट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, तो ऑप्शन गलत होगा। वो हमेशा हम लोग देखेंगे कि फैक्टर कॉस्ट पर है या नहीं है उस चीजों को। कोई दिक्कत समझने में आता? तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन होगा, तो उसी को हम बोलते हैं एनएनपी। किसी को डाउट? लिख लिए इसको, इसके बाद समझेंगे यहाँ पे। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहां पर देखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे एक एक पॉइंट, तो लिखेंगे तो एनएनपी की गणना लिखेंगे, एनएनपी की गणना जब फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, एनएनपी की गणना जब फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है तो उसे उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो उसे उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो उसे उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जब राष्ट्रीय आय को, जब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जब राष्ट्रीय आय को उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, जब राष्ट्रीय आय को उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तब उस देश का प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा या प्राप्त होता है, तब उस देश का प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा या होता है, तब उस देश का प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे, अब हम लेके थोड़ा यहाँ पे एक इसका डिफिनीशन लिखेंगे अच्छे से, एनएनपी का लिखेंगे। एनएनपी का किसी देश के नागरिकों द्वारा विदेशों और घरेलू स्तर पर, किसी देश के नागरिकों द्वारा विदेशों और घरेलू स्तर पर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है,
अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, जिसमें से मूल ह्रास घटाया जाता है, जिसमें से मूल ह्रास घटाया जाता है, जिसमें से मूल ह्रास घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय मापने की विधि। हाँ बोलिए। हाँ हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल ये बोला जा रहा है कि जब फैक्टर कॉस्ट आप जो बोल रहे हैं कि कैसे, तो कोई भी वस्तु को अगर तैयार करवाई जाएगी, कोई वस्तु अगर तैयार करवाई जा रही है, तो डिप्रिसिएशन इसलिए मैंने माइनस करवाया यहाँ पर है कि उसको कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने डिप्रिसिएशन को यहाँ पर माइनस करवाया है। आपका जो है, आपका सवाल एकदम सही है कि जीडीपी जब एनएनपी की गणना हम लोग फैक्टर कॉस्ट पर करेंगे तो हमेशा हम लोग जीएनपी या फैक्टर कॉस्ट ना कर मार्केट प्राइस में से माइनस करें डिप्रिसिएशन को। आपका कहने का मतलब ये है। लेकिन ये जो फॉर्मूला बनाया गया है यहाँ पर इसी तरह बनाया गया है कि एनएनपी कि जब हम लोग गणना करेंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन को। यानी कहने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि कोई वस्तु उत्पादित किया गया है तो उसका भी तो मूल ह्रास हुआ होगा ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बाइक है, आज बाइक बनकर तैयार हुआ, तो बाइक बनकर तैयार हुआ तो वहाँ कहीं ना कहीं से बाइक आता है चल कर यहाँ तक। देखिएगा, ध्यान देखेंगे, मान लीजिए कि मेरी ट्रेन से लाद कर बाइक को लाया गया पटना जंक्शन, उतारा गया और यहाँ से उसको डाक बंगला लेकर जाना है तो चला कर ले जाया जाएगा वहाँ तक। चाहे 4 व्हीलर की गाड़ी हो गई, चला कर उसको लेकर जाया जाता है तो कुछ ना कुछ उसका डिप्रेशन तो होगा ना। अच्छा एक और बात, मान लीजिए कि अगर आप व्यापार ही कर रहे हैं, ट्रेडिंग वाला कर रहे हैं, जैसे ट्रक में लाद कर लेकर जाया जा रहा है तो माइनस तो होगा ना, उसका पैसा तो बढ़ेगा ना, उसकी मूल्य तो बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन रेट तो बढ़ेगा उसमें। किसमें? हाँ नहीं होता, एकदम नहीं होता, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एकदम नहीं होता है। अभी मैं भी बोल रहा हूँ कि एकदम नहीं, वही तो बोल रहा हूँ एकदम होता नहीं उसमें। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया कि ऐसा अगर होगा तब हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ क्या है, राष्ट्रीय आय मापने की विधि। तो राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हैं। कौन कौन विधि है? कौन कौन विधि है? एक है इनकम मेथड, इनकम मेथड यानी आय विधि, इसको क्या बोलते हैं? आय विधि। दूसरा क्या है? दूसरा है एक्सपेंडिचर यानी व्यय विधि, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा है उत्पाद विधि, उत्पाद विधि यानी प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन। इसी को हम लोग जीवीए भी कहेंगे, बोला जाता है, याद रखेंगे। इसी को हम लोग उत्पाद विधि को कहेंगे जीवीए बोला जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, मूल्य वर्धित करके। उसका हिंदी होता है मूल्य वर्धित, मूल्य वर्धित करके जो भी है, जीवीए भी इसको बोला जाता है। अब है क्या, तीनों को थोड़ा समझिएगा। इन बोलते हैं जीवीए, सिंपल। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कॉटन का उत्पादन किया, 1000 रुपये का कॉटन मैंने उत्पादन करके बेचा दूसरे आदमी को। वह क्या किया कि वो कॉटन से कपड़ा बनाया या कॉटन से कुछ और भी चीजें बनाया, वो बेचा 1000 रुपये में, तो 2000 रुपये में बिका ना। 1000 रुपये दिया था, 1000 रुपये प्रॉफिट करके 2000 रुपये में बेचा हो। और उससे क्या कि तीसरा आदमी उससे शर्ट बना लिया, शर्ट और बनाकर या पैंट बनाकर उसको बेच रहा है, वो बेचा 3000 रुपये में। समझेंगे, मान लेते हैं कि 1000 पहले, 2000 बाद में और 3000 रुपया उसके बाद में। अब टोटल कितना हो गया? 6000 रुपया। तो क्या 6000 रुपया उत्पाद विधि के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहे हैं जीवीए के बारे में, ग्रॉस वैल्यू, वैल्यू कितना उसमें ऐड हो रहा है। 1000 रुपया मैंने बताया यहाँ पर, और यह बेचा है 2000 रुपया में, यानी 1000 रुपया प्रॉफिट में बेचा है यह, तो कितना हुआ यह 1000 यहाँ पर भी ऐड होगा, और यह भी 3000 रुपये में बेचा है, यानी 2000 रुपया पहले से और 1000 रुपये प्रॉफिट में देते ही कितना हो गया 1000, टोटल कितना हुआ ये 3000 हुआ। ये हुआ जीवीए, इसी को बोलते हैं हम लोग उत्पाद वैल्यू, सॉरी उत्पाद विधि। किसी को डाउट समझने में? आपको समझ में आ रही है? फिर हम बताऊंगा, अभी 3 राउंड चलेगा, एक बार मेरा नहीं समझ में आएगा चीज़ है। सिंपल फिर समझिए, आय विधि का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को, जो किसी भी आदमी का जो आय हो रहा है, वो आय कहाँ कहाँ से आएगा। जितना भी वस्तु का लोगों के पास आय आएगा वो सारे के सारे लिखेंगे आय विधि में। बोला है किसी भी देश में जो उस देश के नागरिक हैं उनके द्वारा एक ईयर में अर्जित टोटल आय को हम लोग क्या बोलेंगे, आय विधि। और उस आय विधि में जो आय किया जा रहा है, यहाँ पर जो इनकम किया जा रहा है, वह इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है। व्यय विधि का मतलब होता है, इसमें बहुत सारा व्यय विधि, जैसे मान लीजिए पहले के जमाना में क्या होता समझिएगा, पहले कि पैसा मेरे पास अगर आ गया कहीं से 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया कहीं से आ गया, तो लोग क्या करते थे, कुछ पैसा अपना उपभोग करेंगे, कुछ पैसे को जमीन के अंदर रख देते थे खोद कर, जो अभी आजकल जो मिलते रहता है, मिलता है ना। लेकिन क्या आज के जमाने, अच्छा हमसे भी कोई एक आदमी बोला है पंडित कि आपको धन अपार मिले, मतलब कब मिलेगी मेरा एक आदमी देखा हाथ, बोला कि अरे भाई तुम्हारे पास बहुत पैसा, पैसा तो नहीं, कब मिलेगी पैसा, बहुत है कब, मरने के बाद। जवानी में पैसा चाहिए, बुढ़ापा मिलकर क्या होगा। बुढ़ापा में बोला कि बुढ़ापा मिलेगी, बाल बच्चा का सोचेंगे थोड़े, मैं कष्ट में खा रहा हूँ, मैं तो सोचा हूँ कि जितना मैं कमाऊंगा सारा खा पी कर मरूंगा मैं, जो बच्चे आए वो भी कमाए या मरे, मुझे कोई मतलब नहीं, अपना कमाऊंगा, खा कर बेच बाच कर जाऊंगा यहाँ से। लेकिन फिर है कि बोला जा रहा है ना, ये जो परिवार है ना बहुत मोह माया वाली है, सबसे बेकार है मोह माया। वो माँ बाप के साथ हो या किसी भी साथ, किसी के भी साथ हो, सबसे बेकार वो है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि बेच बा दूंगा, जैसे शादी ब्याह हुआ, अभी हुआ नहीं होगी कब होगी अरे भाई तो इतना खुश नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं रहने दो, एक आशा तो करना ही है तो शादी के बाद क्या होता है, जब शादी तुरंत बाद जो बाल बच्चा हो गया, अब आपका जब पैसा कमाएंगे ना, अरे यार थोड़ा बचा कर रख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, खर्च नहीं, अभी तो है, खाओ पियो, देखेंगे बाद में, नहीं वो तो देखा जाएगा, खेत होता है, बेच बाच के इंजॉय होगा चलिए अब मैंने क्या बोल रहा है, इनकम मेथड, व्यय विधि में क्या बोला कि अब जो आजकल जो पैसे हैं, लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को या तो ले कहीं बैंक में जमा करेंगे या कहीं ना कहीं लेकर पैसे को अपने निवेश करेंगे। तो बैंक में भी अगर जमा कर रहे हैं अपने पैसे को, इसका मतलब उनको कुछ ना कुछ उस पर ब्याज मिलेगा, या पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। दो हो गया ना व्यय विधि में, पैसे को कहीं। अच्छा दूसरा बात ये भी हो सकता है कि पैसा को जो हम लोगों ने जो कहीं इन्वेस्ट किया है या पैसा को हम लोग बैंक में जमा किए हैं, तो हम लोग को पैसा तो वो भी हम लोग क्या करें, इनकम जनरेट करवाएगी। दूसरा बात, अगर पहली बार किसी भी वस्तु पर मैंने पैसा खर्च किया, पहली बार कोई भी वस्तु को अगर पहली बार जनरेट हो रहा है एक्सपेंडिचर, पहली बार जब जनरेट होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे व्यय विधि में। अगर वह दूसरी तीसरी चौथी बार हो रही है उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बाइक मैंने पहली बार खरीदा तो मेरा पैसा इन्वेस्ट होगा ना। अच्छा फिर मैंने बाइक को बेच दिया किसी और आदमी से, उससे कोई मतलब नहीं है। वो मैं फिर दोबारा खरीद लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। वो 20 राउंड घूम के बिक रहा है, खरीद रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। पहली बार जब भी एक्सपेंडिचर जनरेट होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे व्यय विधि में। दूसरा, देश में आयात और निर्यात भी तो होता है। जब हम लोग किसी वस्तु का आयात करेंगे, आयात कब किया जाता है भाई, हम लोग किस वस्तु का आयात करते हैं, जिस वस्तु की कमी होती है। मान लीजिए कि हम लोग जैसे हम लोग क्रूड ऑयल का आयात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भारत के पास क्रूड ऑयल नहीं है। अगर कच्चा तेल मतलब रहता, अगर यूज करने के लायक होता तो हम लोग क्यों करेंगे आयात, क्या करेंगे क्या,
इसका मतलब आयात, जो भी वस्तु का आयात हो रहा है, इसका मतलब है कि वह उस वस्तु का इस देश में कमी है। दूसरी बात, हम लोग जब आयात कर रहे हैं तो हम लोग वस्तु का निर्यात भी करेंगे, तो हमेशा एक्सपोर्ट में से हम लोग माइनस करेंगे इंपोर्ट को, तो जो बचेगा वो भी किस में आएगा, व्यय में। अगर हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट ज्यादा किया और एक्सपोर्ट कम किया, तो कितना हो गया, पैसा हम लोग ज्यादा जनरेट, हम लोग का ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो इसमें आएगा व्यय में। किसी को डाउट समझने में? तो पहले लिखेंगे इसमें इनकम मेथड में, लिखेंगे एक दो लाइन इनकम मेथड में। इस विधि में लिखेंगे, इस विधि में जीडीपी का आकलन, आकलन का एस्टिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इस विधि में जीडीपी का आकलन, इस विधि में जीडीपी का आकलन किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा, किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ के रूप में किया जाता है। कारक आय को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, लिखेंगे फैक्टर कॉस्ट। कारक आय के कुल जोड़ के रूप में किया जाता है, कुल ऐड जोड़ के रूप में किया जाता है। हो गया? नीचे लिखेंगे, नीचे जीडीपी बराबर, अगर डिफिनीशन नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ में आ जाएगा। जीडीपी बराबर कुल वेतन प्लस कुल लाभ प्लस कुल ब्याज प्लस कुल किराया। अब समझिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे चीजें समझ में आएगी और अच्छे से। अभी मैंने क्या बोला है, आय विधि में मैंने क्या क्या बोला, देखिए मैंने क्या बोला, कुल लाभ मैंने बोला है, उसके बाद मैंने यहाँ पर वेतन बोला है, उसके बाद मैंने यहाँ पर किराया बोला है। अच्छे समझिएगा, यहाँ पर कुल मैंने ब्याज बोला है, और मैंने डिफिनीशन लिखवाया है कि कारक आय फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट का सिंपल मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में जो लागत है, जैसे मान लीजिए समझिए लाभ किसको मिलेगा, इंटरप्रेन्योर को। भाई जो भी इंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमशीलता है, जो उद्यमी है, वो बिजनेस क्यों करेगा, लाभ के पर्पज से बिजनेस करेगा, तो यहाँ पे उसको लाभ मिल रहा है। अच्छा, वेतन, जब लेबर काम करेंगे तो वेतन दिया जाएगा, तो यहाँ पर लेबर आ गए ना, प्लस में किराया, जो लैंड है तो उस पर किराया दिया जाएगा, तो किराया यानी उसमें हम लोग लैंड लिख देंगे, प्लस में जो ब्याज, जो कैपिटल हम लोग पूंजी उठाए हैं, कहीं बैंक से किसी आदमी से उठाया तो हम लोग उस पर इंटरेस्ट देंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल। तो समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब है कि जब जीडीपी को हम लोग इस सारे चीजों को ऐड करेंगे इनकम के रूप में, तो उसी को हम बोलते हैं इनकम मेथड। किसी को डाउट समझने में यहाँ तक? इनकम मेथड में, इनकम मेथड का सिंपल मतलब होता है कि जो फैक्टर कॉस्ट है, समान किसी भी व्यक्ति के जो समान निवासी हैं देश के, उनके द्वारा जो आय अर्जित की जाती है फैक्टर कॉस्ट पर, उसी को हम बोलते हैं इनकम मेथड। एकदम सिंपल, देखिए इसको बुक में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत लेंदी टाइप का बनाया है परिभाषा इसका, लेकिन करक्स जो है ना, उसका जो निचोड़ है यही कहता है सिंपल, कि जो फैक्टर कॉस्ट है वही चार है, इंटरप्रेन्योर, भाई लेबर, कैपिटल और लैंड, हो गया चार। अच्छा, दूसरा बात, अब हम लिखेंगे व्यय विधि में, लिखेंगे व्यय विधि में। पहले अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तुरंत पूछेगा, नहीं कि 3 दिन बाद पूछेगा कि सर नहीं समझ में आया, तो नहीं बताऊंगा मैं। लिखेंगे इस विधि के अनुसार कुल आय, इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है, कुल आय, इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है, उपभोग का मतलब कंजम्पशन, उपभोग पर व्यय की जाती है, या फिर बचत, सेविंग्स,
या फिर बचत, और बचत के जस्ट बगल में ब्रैकेट में लिखेंगे निवेश, इन्वेस्टमेंट, निवेश, निवेश पर। अतः लिखेंगे, अतः उसी में लिखेंगे अतः जीडीपी कुल उपभोग व्यय, जीडीपी कुल उपभोग व्यय तथा कुल बचत का योग होती है, कुल बचत का, सेविंग्स का योग होती है। वही बताऊंगा, एकदम सिंपल में चीजें समझ, इसको लिखवा रहा हूं मैं, नीचे लिखेंगे अब। कुल बचत व्यय, कुल व्यय तथा कुल बचत लिखेंगे नीचे। जीडीपी बराबर, जीडीपी बराबर लिखेंगे जीडीपी बराबर निजी उपभोग, निजी उपभोग, कंजम्पशन, इंग्लिश में लिखना है कंजम्पशन। तो जीडीपी बराबर सी यानी कंजम्पशन, निजी उपभोग, इंग्लिश हिंदी में लिखेंगे, प्लस में इन्वेस्टमेंट आई, निवेश, प्लस में सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय, प्लस में ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस एम। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, प्लस में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। निर्यात आयात जो भी है लिखेंगे उसको। अब यहां पे ध्यान देंगे, चीजों को थोड़ा समझिएगा। हाँ बताऊंगा, सुनिए। अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ अगले पेज पर, व्यय विधि के बारे में। मैंने सिंपल ये बताया है व्यय विधि, समझेंगे व्यय विधि। व्यय विधि में मैंने 3-4 चीजों को ऐड किया है, समझेंगे। जीडीपी बराबर, देखिए कंजम्पशन, सी कंजम्पशन, प्लस आई यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में लिख दे रहा हूं यहाँ पे जी, प्लस में एक्स माइनस एम। अब समझेंगे यहाँ पे, ये जो कंजम्पशन है यानी जो उपभोग है, कंजम्पशन को हम लोग उपभोग बोलते हैं। तो ये जो उपभोग के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, इसी उपभोग के बारे में बात कर रहा हूं कि पहली बार, अगर पहली बार आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो उसमें जो पैसा खर्च होगा उसको हम लोग कंजम्पशन के अंतर्गत रखेंगे, कोई दिक्कत। दूसरा बात, इस आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, या इसको हम लोग कहीं अगर ऑप्शन में सेविंग दे रहा है वो भी सही है। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, अपने पैसे को हम लोग कहीं ना कहीं निवेश करेंगे या बचत के रूप में रखेंगे। लेकिन जनरली लोग क्या करता है कि अपने पैसे को या तो बैंक में रखेगा, तो अगर आप अपने पैसे को हम लोग बैंक में रखेंगे तो उसमें 5 या 6-8% कुछ ना कुछ तो पैसा हम लोग को इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। या दूसरा बात हो सकता है कि लोग अपने पैसे को कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड, एसआईपी सब कर दिए, उसे भी कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा हम लोग को। यानी पहले जो लोगों की माइंडसेट थी जमीन के अंदर रखना, वो नहीं रखा जा रहा है। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। तो सरकारी व्यय भी क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कब करेगी सरकार, जब सरकार के पास रिवेन्यू जनरेट होगा। और सरकार के पास जो आय के स्रोत है क्या है, टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स, और इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है लेकिन टैक्स सबसे ज्यादा है। और उसके बाद मैंने बात किया है एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम का सिंपल मतलब हुआ है कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग उस देश में कितने चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितने चीजों का हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है तो प्रॉफिट में है, अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रही है तो माइनस में है। तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में डाला है एक्स माइनस एम। अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर कम होगा तो प्लस हो जाएगा। क्या कम, सारा गेम है किस पे, इंपोर्ट पर। इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इंपोर्ट अगर हम अपने देश में ज्यादा मंगाएंगे तो पैसा ज्यादा खर्च होगा ना खर्च। इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है कुछ, कि जब पैसा हम लोग किसी भी वस्तु को ज्यादा खरीदेंगे तो पैसा ज्यादा खर्च होगी, और जब हम लोग पैसे किसी वस्तु को ज्यादा बेचेंगे तो हम लोग के पास पैसा ज्यादा आएगा, तो ज्यादा आएगा तो इनकम में जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। अब आगे लिखेंगे इसी में,
इस सी का मतलब कंजम्पशन में लिखेंगे, सी में लिखेंगे कंजम्पशन में। किसी भी वस्तु और सेवा की पहली खरीद, किसी भी वस्तु और सेवा की पहली खरीद हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे निवेश में, निवेश में यानी इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे शेयर, शेयर समझ रहे हैं ना, तो शेयर कॉमा बैंक, कॉमा मकान आदि में निवेश। अच्छा, जो सरकारी व्यय है, सरकारी व्यय में क्या होगा? सबसे ज्यादा सरकारी व्यय में होगा सरकार जो हम लोगों को वेतन दे रही है, सैलरी। हाँ हाँ, तो लिखेंगे इसमें सरकारी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी व्यय में लिखेंगे सभी सरकारी वेतन भत्ते, सरकारी वेतन भत्ते को क्या बोलते हैं? अलाउंसेस बोलते हैं उसको। हाँ, सरकारी वेतन भत्ते कॉमा खरीदारी एवं अन्य भत्ते, अन्य खर्चे। हाँ वो ले सकते हैं, वही तो खर्च ही तो कर रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ जाएगी ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल देखिए यहाँ पे वैसे खर्चे को रखा गया है ना जिससे सरकार को प्रॉफिट नहीं है, समझिएगा। वैसे वेतन जिसे, वैसे सरकार के वैसे खर्चे हैं जिसे भविष्य में सरकार को कोई फायदा नहीं है। अगर मान लीजिए सरकार हम लोग को वेतन दे रही है, भत्ते दे रही है, ये सरकार को ज़्यादा, अब देखिए कोई बोलेगा सर हम लोग काम करें तभी तो सरकार वेतन देगी। सरकार पर इतना क्षमता है कि आपसे करवाए बिना काम करवा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, फिर मैं बता दूं यहाँ पे फिर आ जाएगा राजनीति, कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स में जो देखना है, वोट बैंक में जो देखना है, लेकिन हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, अभी इस पर समझना है। तो आय विधि और व्यय विधि हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे उसको थ्रेड बना दिया, हाँ मान लीजिए धागा बनाया, थ्रेड बनाया, ठीक है ना, और इसका मूल्य रख दिया 2000 रुपये। और इस बिजनेसमैन के बाद फिर वह कंपनी में गई और कंपनी में इस थ्रेड का हम लोग शॉर्ट्स बना लिए, शॉर्ट बनाए ना, और इसका मूल्य मान लेते हैं कि 3000 रुपया रखा गया। अगर हम लोग यहाँ पे टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 6000 रुपये। तो क्या ये उत्पाद विधि है? नहीं, उत्पाद विधि ये नहीं कहलाएगी, क्योंकि इस 1000 रुपये कॉटन को यहां पर भी ऐड करके रखा गया है और इस 3000 में इसको भी ऐड करके रखा गया है। तो जीवीए का मतलब होता है कि कितना वैल्यू को ऐड किया गया उस वस्तु में। जो कोई भी वस्तु जो पहली बार उत्पादन किया गया है उसमें उसके बाद उसमें कितने वैल्यू को ऐड किया गया है, उसी को बोलते हैं जीवीए। कोई डाउट? फिर समझेंगे यहां पर। तो अब टोटल मानिए कॉटन का मूल्य टोटल कितना था? 1000 रुपये। इसमें बिजनेसमैन खरीदा, ट्रेड बनाया, तो कितने खरीदा? वो 1000 रुपये का खरीदा, उसमें कितना वैल्यू अपना ऐड किया? 1000। तो यहाँ पर 1000 रुपये हम लोग रखेंगे। प्लस में वह कंपनी में गई और कंपनी में उसका शॉर्ट्स बनाया गया। तो कितने खरीदा कंपनी? 2000 रुपये का, और 1000 रुपये उसमें अपना प्रोडक्शन कॉस्ट लगाई, जो भी लगे, शॉर्ट्स बनाई, तो कितने का टोटल हुआ है? ये टोटल 1000 रुपये। अब कितना हो गया टोटल? ये जो उत्पाद विधि के थ्रू द्वारा जो आया, जीवीए जो आया, ये टोटल 3000 रुपये आया, न कि 6000 रुपये आया। समझ में आया? किसी को डाउट है समझने में? किसी को डाउट पहले पूछ लीजिए, उसके बाद बात होगी। नहीं तो इसको लिखिए, पहले इसका ही लिखिए, काट कूट कर जैसे भी है। नहीं समझ में आया आपको? किसी को है जो नहीं समझ में आया होगा जीवीए उत्पाद विधि? अगर आएगा तो पूछूंगा भी मैं पूछूंगा भी मैं। सर हम बोलना चाह रहे हैं कि ये पहला हम खरीद, जैसे कि हम गेहूँ खरीद
खरीदे किसान से, गेहूं से आटा बनाया गया, उसके बाद उसके ब्रेड बनाया गया। जो ब्रेड का लास्ट प्राइस हुआ वो 3,000 के आसपास हुआ। वही हो गया GVA प्रोडक्ट मेथड, यही ना सर बता? जैसे मान लीजिए आपने गेहूं उत्पादन किया और आपने गेहूं बेचा 1,000 रुपये का। यस सर। मान लीजिए मुझे आपने बेचा 1,000 रुपये का गेहूं, तो मैं गेहूं को आटा में तब्दील किया, ठीक है ना, और आटा से मैंने आटा बनाकर बेच दिया। मैंने आपसे गेहूं खरीदा 10 रुपये के जी और मैं आटा बेच रहा हूँ 30 रुपये के जी, मान लेते हैं। तो 1,000 रुपये का मैंने आपसे गेहूं खरीदा और आटा जब पूरा गेहूं को मैंने पीस कर उसका आटा बनाकर जब मैंने बेचा उसको मार्केट में, तो मैंने बेचा मान लीजिए 2,000 रुपये का। तो मेरी लागत कितनी थी? 1,000। मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000। तो लागत जो थी उसको मैं हटा दूंगा ना, मैं अपना प्रॉफिट ऐड करूंगा ना उसमें 1,000 रुपया। तो आपको मिला 1,000 क्योंकि आपने भी तो बेचा है गेहूं ना, और मैं उसमें ऐड किया 1,000, तो 2,000। अब गेहूं मैंने बेच दिया इन भाई साहब को, इन्होंने ब्रेड बनाया और ब्रेड इन्होंने बना कर बेचा 3,000 रुपये का। तो गेहूं इन्होंने कितना में खरीदा था मेरा आटा? पूरा 2,000 रुपये, और उसको इनको प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000। तो वही हुआ टोटल 3,000। यही होता है GVA। कोई डाउट किसी को समझने में? तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए बस यहाँ पे GVA का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको कितना वैल्यू उसमें ऐड हुआ। ऐड का मतलब होता है लाभ कितना हुआ, सिंपल। मान लीजिए कि आपने खरीदा कोई सामान 10,000 रुपये का और आप बेच रहे हैं 15,000, तो लाभ कितना आपको है? 5,000 हुआ ना। हाँ, तो वही तो लाभ होता है ना। अरे भाई तो हाँ समझ गए आप क्या प्रॉब्लम है। मैं आप ये बोलना चाह रहे हैं कि उसका प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन करने के बाद ही लोग अपना लाभ जोड़ता है ना उसमें। जैसे मान लीजिए कि मैंने गेहूं खरीदा, इनसे गेहूं खरीदा मैंने 1,000, और जो मैं आटा बेचा हूं 2,000 रुपये का, तो उसमें मैं गेहूं जाकर मशीन में पीस लाया, सब वो पीस उसका मैंने रखा है 2,000 रुपया, उसमें मैंने पूरा प्रॉफिट रखा है। कोई ऐसा बिजनेसमैन है आजकल कि जो मतलब एक भी रुपया छोड़कर कोई बिजनेस कर दे? अरे नहीं, ये माइनस, ये मैंने बोला है कि 1,000 रुपये का भाई साहब ने कॉटन बेचा, किसान किसको? बिजनेसमैन को, उसने वो धागा बनाया उसे, तो ये बेचा 2,000 रुपया कंपनी को, 2,000 रुपया कंपनी को बेचा, तो 1,000 रुपया तो इसका लागत मूल्य था और 1,000 रुपया इसको प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रोडक्ट, टोटल जितना भी धागा बनाने में कॉस्ट आया, टोटल 1,000 रुपया प्रॉफिट आया उसको। तो जो प्रॉफिट आया 1,000 रुपया, उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है, न कि टोटल वैल्यू को ऐड नहीं किया है। किसको नहीं हुआ लाभ? अरे भाई कैसे नहीं हुआ भाई? 1,000 रुपया कॉटन एक आदमी बोल लीजिए, पहले एक एक करके बोलिए आप। जैसे वो 1,000 का, ठीक है, तो पूरा का पूरा ये 2,000 है, तो 1,000 प्रॉफिट थोड़ी होगा, उसको बनाने में भी कुछ लगा होगा। यहाँ पर एक एक अब ऐसे चलेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। मैं ओवरऑल के बारे में बात कर रहा हूँ। सारा कुछ करने के बाद ही तो कोई बेचेगा ना। मान लीजिए कि बिस्किट, मैं अगर आज 3 रुपए का बिस्किट हम लोग को मिल रहा है पार्ले जी, तो क्या लग रहा है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है? हो सकता है कि उसका लागत हो 25 पैसा 50 पैसा, और हम लोगों तक आते आते उसका दाम हो गया वो 3 रुपया, तो होलसेलर रिटेलर तब हम लोग। तो वही बात तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि जो भी कंपनी बेचेगी तो सारा कुछ छाट छूट को प्रॉफिट बेच रही है। मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ, इसमें मान लीजिए 2500 कर दीजिए, 500 रुपया लागत होगा, मैं उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट उसको 1,000 रुपया हो रही है। GVA का सिंपल मतलब होता है कि उसमें कितने वस्तु को ऐड किया गया है, बाद में आपका वैल्यू कितना ऐड हुआ है उसके बारे में। अब ऐसे करेंगे तो हर चीज में डाउट हो जाएगी फिर तो। अब एक एक पॉइंट आप पकड़ के रखेंगे फिर तो दिक्कत है ना। चलिए हाँ ठीक है, मुझे उम्मीद ऐसे नहीं है, उम्मीद कर सकता हूँ मैं कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है अच्छे से। कोई ऐसी महानुभाव या महानुभवी है जिसको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें? सबको आ रही है ना? तो सबको आ रही है तो केवल मुंह नहीं देखना है, जाकर क्वेश्चन भी बनाना है प्रीवियस ईयर। जितना भी प्रीवियस ईयर सवाल है आप जाकर टॉपिक वाइज खरीद लेंगे और बनाकर देखेंगे कि सवाल बन रहा है नहीं बन रहा है।
अगर सवाल बन रहा है तब तो मामला सही है, नहीं बन रहा है तो फिर आप लोग को सोचने की आवश्यकता है, मुझे नहीं। ठीक है ना, कि मैं तो अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ।